हाल के दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे बदलावों होने वाले हैं और उसको लेकर इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी चर्चा में है। इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक जो सरकार अभी एक अमेंडमेंट लाने वाली है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर और उसमें सबसे सुझाव भी मांगे गए हैं, तो वहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस की भी बात की गई है। तो क्या कंपोजिट लाइसेंस अगर आता है तो एलआईसी उसके फेवर में होगा और एलआईसी से वो एलआईसी कितना प्रभावित होगा? धन्यवाद अनुराग जी। जो आपने बात की वो बहुत सटीक है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी कोई भी जो उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। एलआईसी एक इतनी बड़ी संस्था है और पैन इंडिया हमारा प्रेजेंस है, तो अगर इस तरीके का कंपोजिट लाइसेंस आता है हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस करने के लिए भी, तो इनऑर्गेनिकली हमें ग्रो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये विषय जो है हम अपने बोर्ड के पास लेकर जाएंगे और उसके बाद जो भी मुनासिब होगा बोर्ड के निर्णय के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एलआईसी जो है वो उसके लिए तैयार है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 70% जो एलआईसी के एजेंट हैं, 13 लाख एजेंट्स में से, वो वैसे भी किसी ना किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो क्या ये सिनर्जी आपको कॉन्फिडेंस दे रही है या फिर जो इतना बड़ा नेटवर्क है वो कॉन्फिडेंस देता है? दोनों चीज़ें हैं। पहला तो है कि हमारे जो 13.5 लाख अभिकर्ता है उनमें से बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी बेचते हैं। दूसरा ये है कि इस मार्केट के और फर्दर ग्रो करने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे ही जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है, उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है भारतवर्ष के अंदर, जिसको कि इनकैश करने की या उस जगह तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो ना केवल कि जो हमारे 13.5 लाख अभिकर्ता हैं वो हमारी एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं इस फील्ड के अंदर, बल्कि हम अपनी एजेंट्स की संख्या को और भी बढ़ाना चाहेंगे। बल्कि साथ के साथ जो अन्य टाइप हमारे ब्रोकर्स हैं या अन्य चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं उनको भी हम एक्टिवेट फ्यूचर में करना चाहेंगे। अगर ये निर्णय होता है कि हम एक कंपोजिट लाइसेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो कॉल जो है समय आने के ऊपर हम जरूर लेंगे। सर, आपने कहा कि एलआईसी पूरी तरह से तैयार है भविष्य में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कंपोजिट इंश्योरेंस के अंदर जो भी चीज़ें आएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस का मौका मिलेगा, तो वो कहीं इम्पैक्ट करेगा एलआईसी? देखिए अनुराग जी, की भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम ये भी मान लें कि 90 करोड़ लोग जो हैं वर्किंग पॉपुलेशन है, वो चाहे जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या डेली वेजर हैं, किसी भी तरीके का, या किसान है, और अभी अगर हम कुल मिलाकर सोचें तो मेरा रफ एस्टीमेट है कि लगभग 23-24 करोड़ ही इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस हुए हैं। इस हिसाब से लगभग 66 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको बीमा दिया जा सकता है। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि मार्केट शेयर की बजाय मैं ये कहना पसंद करूँगा कि जो भारत की जनता है उनको लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस मिलना चाहिए। उसके बाद आती है कॉम्पिटेंस। आप प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसीज क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, ताकि ग्राहक को उसके अनुसार जो भी उसको चाहिए और जल्दी से उसको वो सुविधाएं, वो सर्विसेज हम दे सकें, उस तरीके के प्रोडक्ट दे सकें जो वो चाहते हैं। और एलआईसी इस बारे में बिल्कुल तैयार है। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुरियल टीम है जो दिन रात इसके ऊपर देखती है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बहुत एक्सटेंसिव यूज़र हैं, बल्कि हम ये भी एवेलुएट कर रहे हैं कि और भविष्य की क्या टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं जिनको हम उनको यूज़ करें ताकि हमारी सर्विसेज में और भी अच्छे तरीके से सुधार हो सके और ग्राहकों तक हम पहुंच सकें। तो ये अगर नई कंपनीज भी आती हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट और भी बड़ी हो जाएगी। हाँ, जब ज़्यादा एक से ज़्यादा लोग होंगे तो 100% या 100% मार्केट शेयर तो किसी का रहता नहीं है, लेकिन मैं ग्रोथ को ज़्यादा महत्व दूंगा कि ग्रोथ क्या है और आप उसके अनुसार अपने मार्केट शेयर को, जैसे हम अगर आप देखें तो 20-21 साल हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर को आए हुए और हम आज भी बहुत स्ट्रांगली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इस साल के अंदर भी आप देखें तो लगभग 4.5% से ज़्यादा मार्केट शेयर हमने रीगेन किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में अप्रोच करते हैं, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, डिज़ाइन कैसा है, बेनिफिट कैसे हैं, प्राइसिंग कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसीज कैसी है। और उसके मामले में मेरा ये मानना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी तरह से तैयार है फ्यूचर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। सर, जो चर्चा की हो रही है कंपोजिट लाइसेंस की, तो वहाँ पर एक और जो रिसर्च रिपोर्ट आ रही है और उसका तर्क भी बनता है, क्योंकि सरकार भी कहती है कि हमको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक ही इंश्योरेंस कंपनी रखनी है। तो उसमें जब कंपोजिट लाइसेंस आ जाता है तो क्या एलआईसी के साथ जो बाकी 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको शामिल किया जा सकता है? अगर वो होता है तो कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा?
देखिए, इसके विषय में मुझे कहना मुश्किल है कि किस तरीके की गवर्नमेंट की सोच रहती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आज की डेट में मैंने ये आपसे कहा कि इनऑर्गेनिकली भी संभावनाएं जो ग्रोथ की हैं एलआईसी उसको एक्सप्लोर करेगी, हमारा बोर्ड उसके ऊपर उचित निर्णय लेगा। कल को क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरीके की इस तरीके की संभावनाएं बनती हैं, उस पर आज के दिन में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लें तो एलआईसी इसके लिए हर तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेगी। सर अभी मैं आऊँगा, जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट था वहाँ पर हमने देखा कि जो 2 प्लान थे वो आपने वापस ले लिए और फिर वापस न्यू रिलॉन्च हुए प्लान करीब 35 से 40% ज़्यादा प्रीमियम पे। तो क्या वजह रही कि प्लान वापस लेके रिलॉन्च करने पड़े? क्या री इंश्योरेंस सपोर्ट जो है वो एक एलआईसी के लिए दिक्कत बन रहा है? अनुराग जी, पिछले 2 वर्ष कोविड के थे और कोविड के दौरान बहुत सारे क्लेम्स, डेथ क्लेम भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी, कॉरपोरेशन के भी प्रॉफिट्स के ऊपर स्ट्रेस आया। री इंश्योरेंस का कहना है कि दे हैव सफर्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ द डेथ क्लेम्स, इसलिए वो रेट बढ़ाना चाहते थे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी के प्रीमियम रेट्स होते हैं वो इन्फ्लेशन पे निर्भर नहीं करते हैं, कि वो बढ़ते नहीं अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है। वो एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि डेथ क्लेम एक्सपीरियंस क्या है। हमारा हालांकि डेथ क्लेम एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि मार्जिनली हम प्रॉफिट में थे, लेकिन री इंश्योरर का कहना था कि उन्होंने लॉसेज लिया एंड दे वर नॉट गिविंग री इंश्योरर सपोर्ट अनलेस एंटिल द प्रीमियम्स आर रिवाइज्ड। इसलिए हमने उन प्रीमियम को रिवाइज किया है, उनको थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन वो बढ़ने के बाद भी आज भी वो मार्केट में अगर कंपेयर करें दूसरी कंपनीज़ के साथ तो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे 36 प्रोडक्ट हैं इंडिविजुअल एश्योरेंस में, सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ही प्राइस बढ़े हैं जो टर्म प्रोडक्ट हैं, बाकी के प्रोडक्ट में हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की है और ये मार्केट की कंडीशन के अनुसार है। और भविष्य में हो सकता है कि अगर वो एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है तो शायद इनको रिविजिट करने का हमें मौका मिल सकता है। सर हमने देखा कि दूसरी तिमाही के अंदर जो आपने एक बड़ा राशि थी करीब 14-15 हज़ार करोड़ जो है वो नॉन पार अकाउंट से शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, तो क्या आगे भी हम देखेंगे इस तरह का ट्रांसफ़र आप करेंगे जिससे शेयर होल्डर को एक प्रोत्साहित किया जा सके? अनुराग जी, 2 चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस में महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है कि आपकी लाइबिलिटीज़ और उसको मैच विद करने के लिए जो भी एक्चुअल डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट करता है उसके लिए आपके पास सफिशिएंट एसेट्स होनी चाहिए। ये दोनों पार और नॉन पार साइड में जो लाइबिलिटीज़ के लिए हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स हैं। दूसरी बात होती है जो सॉल्वेंसी मार्जिन होता है। एलआईसी का सॉल्वेंसी मार्जिन 179% है इस वक्त, और वो जो है वो आपकी लाइबिलिटीज़ के बाहर होता है सॉल्वेंसी मार्जिन। तो हमारी जो एक्रीशंस हुई हैं इस नॉन पार साइड पे जो अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन है, वो चाहे हमारे पास कूपन रेट आया है या डिविडेंड आया है या जो इक्विटी प्रॉफिट बुक किया है, तो वो हमने शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शेयर होल्डर अकाउंट में जब हमने ट्रांसफ़र किया है तो इसमें ना तो मेरी सॉल्वेंसी मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये अभी भी सॉल्वेंसी के लिए गिना जाता है, और ये हमारी जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके लिए भी गिना जाता है। तो ये क्योंकि पैसा जो था ये अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन से आ रहा था, हमने इसमें बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इसको शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। भविष्य में जो बोर्ड है इसके ऊपर अन्य कॉल लेगा, और हमारी एक स्ट्रेटजी फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही रहेगी कि हम ना केवल शेयर होल्डर के वैल्यू क्रिएट करें बल्कि पॉलिसी होल्डर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते रहें। सर जो एक बीमा सुगम की बात हो रही है तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, और उसमें जो भविष्य की पॉलिसी होगी डीमेटलाइज फॉर्म में ही होगी, और रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो भी आपको डिमोटलाइज फॉर्म में करनी होगी। तो क्या एलआईसी ने उसकी तैयारी पूरी कर दी है, शुरू कर दी है? और आपको लगता है क्योंकि बहुत बड़ा संख्या में जो पॉलिसी होल्डर है, तो कितना एक टाइम लगेगा सारी पॉलिसी को डिमोटलाइज करने में? मैं अनुराग जी इसको 2-3 अलग अलग साइलोस में लूँगा। पहली चीज़ ये है कि एक डिसरप्शन की बात है। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग एलआईसी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हम उसकी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हमारे पास सपोर्ट नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। दूसरा जो है सेगमेंट कहाँ पर है। क्या भारत में सभी लोग टेक सेवी हैं? शायद नहीं। मेरा मानना है कि 3-4 साल और लगेंगे। 5G के आने के बाद लोगों में अब डीप रूरल पॉकेट्स के अंदर भी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे फीचर फ़ोन का इस्तेमाल होता है। उन ग्राहकों को क्या हम लाइफ इंश्योरेंस ना दें जो टेक सेवी नहीं है, जिनको अभी ये मालूम नहीं है कि उनका ईमेल आईडी भी नहीं है,
लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है, 5G की पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, ईमेल आईडीज़ उनके पास बन रही हैं, तो लोग इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे कि वो डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट के अंदर पॉलिसीज़ को लें। डीमेटेरियलाइज पॉलिसीज़ का मतलब है कि एक ही अकाउंट के अंदर आपकी सारी पॉलिसीज़ रहें। LIC एक लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन है, 1956 में बनी है, जिस वक्त इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी आने के बाद हमने अपने आप को बदलना शुरू किया है। 2006 में हमने EDMS का प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं जो फिज़िकल फॉर्म में हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 55 करोड़ पॉलिसीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, उनके इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो नई पॉलिसीज़ हैं जहाँ भी कस्टमर हमें अपना ईमेल आईडी शेयर करते हैं उनको हम एक पॉलिसी भी भेजते हैं और साथ में साथ अभी तक हम फिज़िकल पॉलिसी भी भेज रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा, मेरा मानना है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी, कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम रेगुलेटर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअल समय हमें दिया जाए, कुछ समय दिया जाए ताकि इसके ऊपर हम शिफ्ट कर सकें। और प्रॉबेबली हमारा ये मानना है कि रेगुलेटर हमारी बात को, इस बात को सामने रखेंगे। लेकिन भविष्य के लिए हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। हम कस्टमर आईडी भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमने उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया, यूनिक कस्टमर आईडी। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हम ओवर पावर कर पा रहे हैं, क्योंकि एक कस्टमर की बहुत सारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, लेकिन कई बार लोग अपना नाम उस तरीके से नहीं लिखते हैं जैसा पहले पॉलिसी में था। कहीं वो सरनेम नहीं लिखते हैं तो कभी स्पेलिंग बदल देते हैं। जैसे मैंने कई बार बोला है कि राजीव को कभी लोग RAJIV लिख देते हैं, कभी JEE कर देते हैं। तो जब आप कोई AI का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो कोई 2 कस्टमर समेत है, तो हमने उसमें कुछ और पैरामीटर जोड़े हैं और उसके बेसिस के ऊपर हमने उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब भविष्य के अंदर मेरा मानना है कि लगभग सभी पॉलिसीज़ को अंदर हम प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज भी साथ में रखेंगे कि एक यूनिक कस्टमर आईडी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और वंस फुल यूनिक कस्टमर आईडी इज़ इम्प्लीमेंटेड तो इसको करना और भी हमारे लिए सुगम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, मैंने अभी एक पॉलिसी अपने लिए ली है और उसके साथ ही मेरा कस्टमर आईडी भी जो मुझे मिल गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो नई पॉलिसीज़ हम इशू कर रहे हैं इस साल से, उनको कस्टमर आईडी हम पहले दिन से दे रहे हैं। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।